द ग्राफ बिटवीन यू एंड बी फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बनाया मैंने और उसके लिए यू और वी के बीच में ग्राफ पूछा गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर होती हैं कि ऑब्जेक्ट अगर जब इन्फिनिटी पे होता है, माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है, प्लस एफ पे बनती है। एक चीज़ ये भी क्लियर होती है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होता है, नेगेटिव फोकस पे, यू जब माइनस एफ के बराबर होता है, तो वी जब इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, वो प्लस इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से ग्राफ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले ग्राफ को देखें, तो पहले ग्राफ में ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो इमेज डिस्टेंस क्या आ रही है, प्लस एफ। और ये ठीक है, ये पहली कंडीशन होती है, जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी वो होता है तो इमेज का बनती है, प्लस एफ पे बनती है। तो पहला पहला ग्राफ करेक्ट है। या दूसरे ग्राफ पे आते हैं। दूसरे ग्राफ में ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब प्लस इन्फिनिटी होगा तो तब इमेज भी प्लस प्लस एफ पे बनेगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब प्लस इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज जो बनेगी वो माइनस एफ पे बनेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जरा इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट प्लस एफ पे, ढंग से समझना, अगर मान लिया ये आपका फोकस है प्लस एफ, ठीक। ऑब्जेक्ट जब प्लस एफ पे है तो जो इमेज बन रही है वो प्लस इन्फिनिटी पे बन रही है। तो ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट अगर प्लस एफ यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक, तो प्लस एफ पे अगर इस साइड में ऑब्जेक्ट है और लाइट रेज इधर से आ रही हैं, तभी ये वाली डिस्टेंस हम पॉजिटिव मानते हैं। और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, इस तरह से होगा वो। और ये लाइट रेज अगर ये लेंस यहाँ नहीं होता तो ये लाइट रेज फोकस पे कन्वर्ज कर जाती और वहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता। अब वही इमेज इस लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी और लाइट रेज और आगे कन्वर्ज कर जाएंगी और यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। अब नई इमेज यहाँ बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर u आपका प्लस एफ है तो जो v होगा वो इन्फिनिटी नहीं होगा, v प्लस एफ से भी कम होगा। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेंस की इक्वेशन क्या होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस फोकल लेंथ, 1/v आपको फाइंड करना है, माइनस 1/u, u कितना, u प्लस एफ के बराबर है, इज इक्वल टू 1/f। तो इधर ये इस तरफ जाएगा ये वाला टर्म, तो ये प्लस 1/f हो जाएगा, यानी ये बन गया 2/f। तो जो इमेज बन रही है वो f/2 पे बन रही है। इससे करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम ये है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लाइट रेज स्टिल इधर से ही आ रही हैं और ऑब्जेक्ट वहाँ रखा हुआ है, इसी का मतलब हुआ u इज इक्वल टू प्लस एफ। तो कैसा होगा कि लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज करती हुई आ रही होंगी। अगर ये यहाँ पे लेंस नहीं होता तो लाइट रेज जाके उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती है और वहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन करती है। अब वही इमेज अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और उसको उन कन्वर्जिंग लाइट रेज को ये कन्वर्जिंग लेंस और ज़्यादा कन्वर्ज करके पहले एक इमेज का फॉर्मेशन कर देगा, वो होगी इमेज आई। और वो डिस्टेंस कितनी आ रही है, वो डिस्टेंस आ रही है f/2। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। उसके बाद डी में क्या कह रहे हैं कि अगर u आपका माइनस इन्फिनिटी हो तो v जो जा रहा है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। u अगर माइनस इन्फिनिटी होता है तो v जो होता है वो प्लस एफ होता है, तो ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। तो सिर्फ क्या आंसर बनेगा इसका, ए पार्ट। A concave lens of focal length 20 cm placed in contact with a plane mirror acts as a concave lens है, उसकी फोकल लेंथ कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ आपको दी है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो निगेटिव होती है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो -20 सेंटीमीटर मैं सीधे ही लिख लेता हूँ। और इसको किसके साथ कांटेक्ट में रख रहे हैं, एक प्लेन मिरर के साथ कांटेक्ट में रख रहे हैं, इस तरह से। तो पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक खेलते हैं, हम ऐसा कॉनकेव लेंस नहीं बनाते, हम एक प्लेनो कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। इस तरह से कॉनकेव लेंस बना लेते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम
इसकी भी फोकल लेंथ ऐसा बनाएंगे ताकि इसकी भी फोकल लेंथ कितनी हो, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक, अब ये कॉनकेव और इस कॉनकेव लेंस में कोई फर्क नहीं है, जो काम ये कॉनकेव लेंस करेगा वही काम ये कॉनकेव लेंस करेगा, क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ, दोनों की पावर क्या है, सेम। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, इसके साथ प्लेन मिरर अटैच करने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसके साथ प्लेन मिरर अटैच करने में कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी दूसरी साइड को पॉलिश कर देंगे, तो ये पूरा सिंगल सिस्टम बन गया। ठीक, और इस पूरे सिस्टम की हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है और बताना है कि वो कैसे मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये सिस्टम कैसे बिहेव करता है, मिरर की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो अपनी फोकल लेंथ दी है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लिया ये रेडियस r1 है, इस तरफ वाले, इधर वाली रेडियस मान लेते हैं r2। ठीक, तो इसकी अपनी फोकल लेंथ कितनी होगी उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये रेडियस r1, ये रेडियस r2, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला लेंस में का फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सारी वैल्यू पुट करते हैं। 1/f तो 1/-20, डाइवर्जिंग लेंस से फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। म्यू माइनस 1/r1। अब ये आप बताओ r1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हम इधर से देख रहे हैं, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, इधर से लाइट रेज जा रही होगी, तो यहाँ से अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो r1 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, -r1 -1/r2। r2 क्या होगा, तो ये एकदम वर्टिकल है, तो r2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फानाइट। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई आपकी म्यू -1/r1 की वैल्यू मिल रही है आपको कितनी, 1/20। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब जरा यहाँ पे आते हैं, नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f नेट इस तरह के सिस्टम के लिए, तो वो होता है 2μ/r2 -2μ-1/r1। ठीक, सारी वैल्यू पुट करते हैं। r2 जो है इन्फानाइट है, तो पहला टर्म तो जीरो ही हो गया, -2 टाइम्स μ-1/r1। r1 है लेकिन वो नेगेटिव r1 है, ऐसा कर्वेचर है, तो -r1। ठीक, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 1/f नेट जो आ रहा है वो आ रहा है 2 टाइम्स μ-1/r1, और ये μ-1/r1 हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, 1/20। तो इसका मतलब यहाँ से जो नेट फोकल लेंथ आ रही है इस पूरे सिस्टम की, जो पूरा सिस्टम नेट इफेक्टिव मिरर की तरह जो बिहेव करेगा, उसकी जो फोकल लेंथ आ रही है वो 10 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब ये किस तरह के मिरर की तरह बिहेव करेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव जो होता है मिरर वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। A convex lens produces an image of real object on a screen with a magnification of half। आराम से समझना, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और वो इमेज प्रोड्यूस कर रहा है रियल ऑब्जेक्ट की, रियल इमेज, क्योंकि स्क्रीन पे आ रही है तो रियल इमेज, और मैग्निफिकेशन हाफ है, साइज उसका हाफ होगा। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपका f 2f के भी बाहर रखा हो, ऑब्जेक्ट 2f के भी बाहर रखा हो। ठीक, तो इमेज जो बनेगी, इमेज 2f के अंदर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश बनेगी। तो इमेज जो है वो 2f के अंदर बन रही है और उसका साइज आधा है। ठीक, तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर हम ये कहें कि इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड x है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2x। रियल बन रही है तो अपोजिट साइड में ही बनेगी। ठीक, तो इस तरह की सिचुएशन होगी। ये मैग्नीट्यूड्स हैं, x और 2x डिस्टेंसेस हैं, इसमें साइन नहीं है अभी। ठीक, व्हेन द लेंस इज मूव 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहाँ अवे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए टुवर्ड्स, क्योंकि अगर अवे मूव करेगा उसके बाद ये कह रहे हैं कि द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑन द स्क्रीन विल बी 2। मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, इमेज का साइज बढ़ रहा है, तो इमेज का साइज बढ़ेगा तो इमेज डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इमेज डिस्टेंस बढ़ाने के लिए इमेज से दूर और ऑब्जेक्ट के पास लाना पड़ेगा। तो या तो अवे फ्रॉम द इमेज कर लो यहाँ पे, या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट कर लो। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इमेज का साइज बढ़ रहा है तो इमेज डिस्टेंस बढ़नी चाहिए,
तो लेंस को इमेज से दूर जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट के पास जाना चाहिए। ठीक, तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि उस लेंस को हमने मूव करा दिया इधर कितना 30 सेंटीमीटर। तो अब जो नई इमेज डिस्टेंस होगी कितनी होगी, नई इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे लेंस बना लेते हैं, लेंस मान लिया ये आ गया, स्क्रीन वहीं के वहीं है, ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं है, लेकिन अब जो इमेज बन रही है वो 2 टाइम्स बन रही है। ठीक, इसका मतलब नई इमेज डिस्टेंस नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डबल होगी। तो नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, तो वो है 2x माइनस 30, कम हो गई। नई इमेज डिस्टेंस कितनी है, तो वो है x प्लस 30, और नई इमेज डिस्टेंस जो होगी वो नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की कितने टाइम्स, 2 टाइम्स होगी, क्योंकि इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है। तो यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक बार x की वैल्यू निकल आएगी तो फोकल लेंथ निकल आएगी। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस 30 इज इक्वल टू 4x माइनस 60, तो ये 3x इज इक्वल टू 90, तो x जो आ गया आपका 30 आ गया। एक बार x 30 आ गया तो चाहो आप दूसरा केस यूज़ कर लो, चाहे पहला केस यूज़ कर लो। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, फोकल लेंथ। तो पहला केस यूज़ कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज डिस्टेंस प्लस 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 60 इज इक्वल टू 1/f। तो कितना आ रहा है 1/f, 1/30 प्लस 1/60, एलसीएम कितना आ गया 60, 2 + 1 3। तो फोकल लेंथ जो आ रही है वो आ रही है प्लस 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स, सी पार्ट। An infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of focal length f। एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ f है, उसके एक्सिस के अलोंग एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग रॉड लाई कर रही है। कहाँ लाई कर रही है वो अभी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। कह रहे हैं द नियर एंड ऑफ द रॉड, जो करीबी सबसे करीब एंड होगा, दूसरा एंड तो इन्फाइनाइट पे ही होगा, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, तो जो सबसे करीब एंड होगा इज एट ए डिस्टेंस u डिस्टेंस पे, और वो फोकल लेंथ से बड़ी है। इसका मतलब जो नियरेस्ट एंड है वो लाई कर रहा है फोकस के बाद। अलग अलग कलर से दिखाएं तो इस तरह की सिचुएशन होगी, यहाँ पे होगा ये नियरेस्ट एंड इसका, बाकी तो ये रॉड इन्फाइनाइट लेंथ की है, तो ये दूसरा एंड तो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो इस तरह की सिचुएशन है, दूसरा एंड तो कहाँ चला गया आपका, इन्फिनिटी पे। तो ये जो डिस्टेंस दी है ये u डिस्टेंस दी है आपको, और u f से बड़ी है। ठीक, द इमेज विल हैव ए लेंथ ऑफ, इमेज की लेंथ पूछी तो आराम समझना। रॉड को हम ऐसा मान लेते हैं कि रॉड के 2 एंड से, एक एंड a है और दूसरा एंड b इन्फिनिटी पे, और इन दोनों a की इमेज फाइंड करेंगे a डैश, b की इमेज फाइंड करेंगे b डैश, और उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही आपकी इमेज की लेंथ होगी। क्लियर? ठीक, अब जरा समझना, b में तो कोई डाउट है नहीं, b इन्फिनिटी पे, तो उसकी जो इमेज बन रही होगी इस फोकस पे बन रही होगी, तो b डैश तो यहाँ आएगी, ये जो पॉइंट होगा यही बनेगा b डैश। हमें a डैश को कैलकुलेट करना है, a डैश कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा a डैश, तो a डैश और b डैश के बीच का जो गैप होगा वही होगी इमेज लेंथ। इस तरह से इमेज बनेगी। क्लियर? ठीक, तो जरा a डैश, a की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्यों? क्योंकि ये मिरर है, मिरर में प्लस होता है, लेंस में लेस करना होता है, माइनस होता है। 1/v, v आपको फाइंड करना है, प्लस 1/u, u जो है वो बेसिकली माइनस u है, गौर से देखो, नेगेटिव साइड में है तो वो माइनस u होगा, इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ भी इसकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो 1/v जो आएगा वो आपका आ जा रहा है 1/u, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 1/f। एलसीएम कितना आ गया, uf, अंदर बचा क्या, f माइनस u। तो v जो आ रहा है, इमेज डिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है uf अपॉन f माइनस u। ये f माइनस u थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि u बड़ा है, तो u माइनस f लिखते हैं और बाहर क्या लगा लेते हैं, एक माइनस। अब ये परफेक्ट सेंस हो गए। क्यों? समझो,
पहली बात, जो भी इमेज डिस्टेंस आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि इसी साइड में इमेज बनेगी एक ही, फोकस के इधर ही है वो, तो माइनस बाहर दिखना जरूरी था। और दूसरी बात, यू का मैग्नीट्यूड एफ से बड़ा है तो यू माइनस एफ ज़्यादा सेंस रखता है। तो ए डैश की जो लोकेशन है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर होगी, तो ये माइनस साइन तो सिर्फ ये बताएगा कि किस तरफ होगा, बाकी जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये हो गई ए डैश की लोकेशन। और बी डैश कहाँ बन रहा है, फोकस पे, तो बी डैश की डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ एफ। तो इनके बीच का जो गैप, जो इमेज लेंथ होगी, इमेज की लेंथ ऑफ इमेज, तो वो हो जाएगी यू एफ। अब तो हमें मैग्नीट्यूड में से बस मैग्नीट्यूड माइनस करना है, प्लस माइनस का खेल खत्म हो चुका है। ये ए डैश की पोजीशन माइनस ये बी डैश की पोजीशन, एलसीएम कितना आ गया आपका, यू माइनस एफ, ऊपर क्या बचा, यू एफ माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आ रहा है, इमेज की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है एफ स्क्वायर ओवर यू माइनस एफ। क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अगर ये जो ए पॉइंट है ये फोकस से ही स्टार्ट करता है, इस तरह से अगर आपका ऑब्जेक्ट होता, फोकस पे ही होता एक एंड, दूसरा एंड इन्फिनिटी पे, एक एंड फोकस पे होता, ए पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ होता, आराम समझना आपको, यानी यू आपका एफ के ही बराबर होता, तो क्या होता, तो ये इन्फिनाइट रॉड की लेंथ भी इन्फिनाइट हो जाती, कि जो इमेज है, सॉरी, इन्फिनाइट रॉड की जो इमेज बनती वो भी इन्फिनाइट लेंथ की बनती। कैसे, सुनो, जो ए एंड फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती, ए डैश कहाँ, इन्फिनिटी पे, और जो बी एंड इन्फिनिटी पे है उसकी इमेज कहाँ बनती, बी डैश फोकस पे। तो पहले भी रॉड फोकस से इन्फिनिटी तक है तो उसकी जो इमेज भी बन रही है वो भी फोकस से इन्फिनिटी तक बन रही है, सिर्फ क्या हो गई है, रॉड की इमेज इन्वर्ट हो गई है, जो एंड इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है उसकी इमेज फोकस पे आ गई है, और जो एंड फोकस पे लाई कर रहा है उसकी इमेज कहाँ आ गई, इन्फिनिटी पे। लेकिन लेंथ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की क्या होती है, इन्फिनिटी। और वो यहाँ से समझ में भी आ रहा है आपको, इसको गौर से देखो, अगर मैं यहाँ u इक्वल टू एफ पुट कर दूँ तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। परफेक्ट। ए लिक्विड इज प्लेस्ड इन ए हॉलो प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल प्रिज्म जैसा प्रिज्म है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया आपको, 60 डिग्री, और उसके अंदर लिक्विड भर दिया गया है 60 डिग्री ये है, और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू भी दी है, एंगल ए भी दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन भी दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो आपसे सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस लिक्विड को इस प्रिज्म के अंदर भरा गया है, जिस मटेरियल का ये प्रिज्म बना हुआ है, अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा गया। तो ये तो बेसिक सिंपल फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये r है और ये i होती है मिनिमम डेविएशन के लिए। सारी वैल्यू पुट कर दो और आंसर फाइंड कर लेते हैं हम। तो म्यू कितना आ रहा है आपका, साइन ये 60 प्लस 30 बाई 2 यानी साइन 45, और साइन 60 बाई 2 यानी साइन 30, तो ये आपका आ जाएगा √2। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। एन ऑब्जेक्ट and point object is moving with a speed v before an arrangement of two mirrors as shown in figure। दो मिरर्स का ये अरेंजमेंट है, ये मिरर M2 है, ये मिरर M1 है। M1 जो है M2 की लाइन से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे दिया हुआ, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब पूछा क्या आपसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर M1। M1 में वेलोसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर M2, यानी इस ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस बनेंगी, एक M2 में बनेगी, एक M1 में बनेगी। तो M1 में जो इमेज बन रही है उसकी वेलोसिटी पूछी है किसके रिस्पेक्ट में, जो इमेज M2 में बनेगी, ठीक है। आराम से समझना है इसको आपको। M2 में तो सिचुएशन एकदम सिंपल है, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, इसको I2 कह देते हैं, और इसकी वेलोसिटी, सिंस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी M2 के पैरेलल है तो वो वेलोसिटी एज इट इज मिल जाएगी इसको, ट्रांसफर होकर v। जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन रिवर्स करके मिलती है, अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है, यानी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आ रहा होता है तो इमेज ऊपर की तरफ जा रही होती है। लेकिन जो पैरेलल वेलोसिटीज होती है मिरर के, वो एज इट इज मिल जाती है। तो I2 की वेलोसिटी तो बहुत सिंपल है। अब हमें जो M1 में जो इमेज बनेगी I1, उसकी वेलोसिटी पे फोकस करना है, तो आराम से समझना है आपको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस M1 को एक्सटेंड कर रहा हूँ,
इस तरह से मैं इस m1 को एक्सटेंड कर रहा हूँ, आराम से फोकस करना आपको इस पर। ये है मिरर, अभी I2 को भूल जाओ, आप सिर्फ m1 पे फोकस करो। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और जितना दूर परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर परपेंडिकुलरली क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। यहाँ इसकी इमेज बनेगी, क्या नाम होगा इसका, I1। इमेज चल कहाँ रही होगी, तो आराम समझना, ऑब्जेक्ट जो मोशन है वो इस तरह से है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, और ये m1 को कहीं इस पॉइंट पे जाके हिट करेगा। तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जाके हिट करेगा उसी इंस्टेंट पे इमेज भी उसी पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट को हिट करेगी, इस तरह से। ठीक है, तो अगर ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर ये एंगल 45 होता, ऑब्जेक्ट तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अगर ये एंगल 45 होता तो डेफिनेटली इमेज वर्टिकली मूव कर रही होती, लेकिन हमें ये एंगल पता नहीं है कितना 45 है, उससे कम कितना है, तो हम अपनी तरफ से मान नहीं लेते इसको वर्टिकल। ठीक है, तो जरा समझना है कैसे करना है आपको, आराम से देखो। हॉरिजॉन्टल हमें क्या चीज़ें पता है, हमें ये पता है ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और हमें पता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। तो ये मिरर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट जाके हिट करेगा मिरर को उतने एंगल पे ही इमेज जाके हिट करेगी मिरर को। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, थीटा थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल से ये पूरी लाइन कितनी होगी, 2 थीटा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा। थोड़ा मैं एंगल कम करके डायग्राम बनाता हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा आपको। ठीक, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ देखो आप आराम से, थोड़ा एंगल कम करके बनाते हैं तो आगे बातें चीज़ें साफ रहें। और M2 मिरर से बनने वाली इमेज I2 के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं M1 से बनने वाली इमेज के बारे में। तो जो M1 है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल दिया। और ऑब्जेक्ट मान लिया ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v वेलोसिटी से। ठीक, तो इसकी इमेज कहाँ होगी, तो इसकी इमेज यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और इस तरह से यहाँ पे क्या होगी, इसकी इमेज होगी ये। ठीक, अब मैं ये कह रहा था कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर को आगे जाके किसी एंगल पे हिट करता है, किसी पॉइंट पे हिट करता है, तो इमेज भी उसी इंस्टेंट पे मिरर को उसी पॉइंट पे जाके हिट करेगी। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास जाता जा रहा है तो इमेज भी इस तरह से जा रही होगी, और ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे जाके हिट करेगा तो इमेज भी उसी पॉइंट पे जाके हिट करेगी। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा इस तरह से, तो इमेज भी v वेलोसिटी से इसी तरफ मूव कर रही होगी। ठीक, अब जरा एंगल्स की बात आती है तो आराम समझना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, ये मिरर है, तो मिरर हॉरिजॉन्टल से कितने पे इंक्लाइंड है, थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो सिमेट्री की वजह से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनाई है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, 2 थीटा। तो यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 2 थीटा। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको इमेज की वेलोसिटी के बारे में पता लग गया कि इमेज की वेलोसिटी v होगी, I1 इमेज की वेलोसिटी, और जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे होगी, 2 थीटा। तो अब मैं दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग बना लेता हूँ। ये I1 इमेज है, इसकी जो वेलोसिटी है v है ये, और वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, 2 थीटा पे। क्लियर? ये I1 इमेज है, और यहाँ पे कहीं I2 इमेज भी बन रही थी। I2 इमेज तो I2 इमेज की भी वेलोसिटी v है, लेकिन वो क्या है, कहाँ है, कैसे है, हॉरिजॉन्टली है। ठीक, अब आपसे पूछी गई है वेलोसिटी ऑफ I1, आराम समझना, वेलोसिटी ऑफ I1 विद रिस्पेक्ट टू I2। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम जाते हैं वो आ जाता है रेस्ट में, और उसकी वेलोसिटी बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्शन अपोजिट करके। रिलेटिव मोशन का बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ये। अगर आप कार में बैठे हो तो कार कहाँ जाएगी, रेस्ट में, और कार की जो वेलोसिटी है वो हम बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके। इसलिए कार के रिस्पेक्ट में जो पेड़ होंगे, जो घर होंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे बट सेम स्पीड से। तो हमने क्या किया, कार की वेलोसिटी बाकी सबको ट्रांसफर कर दी डायरेक्शन अपोजिट करके। तो I2 तो आपका आ गया रेस्ट में, और I2 की ये जो वेलोसिटी है v, ये किसको मिल जाएगी, I1 को, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये है
अब इन दोनों वेलोसिटीज़, ये वेलोसिटी तो I1 की अपनी थी, ये वेलोसिटी जो रिलेटिव मोशन की वजह से मिली है इसको, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वही होगी वेलोसिटी ऑफ I1 विद रिस्पेक्ट टू I2। होगा कितना नेट रिजल्टेंट, तो इन दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में एंगल कितना है, तो वो है पाई माइनस 2 थीटा। दो अगर इक्वल वेक्टर्स हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 2a cos थीटा बाई 2 होता है। अगर a लेंथ का एक वेक्टर है, दूसरा भी a लेंथ का एक वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है 2a cos थीटा बाई 2। ये हमने वेक्टर्स में अच्छे से पढ़ा, तो उसी को हम यहाँ यूज़ करते हैं। हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ I1 विद रिस्पेक्ट टू I2, और 2 a की जगह v cos, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, पाई माइनस 2 थीटा बाई 2। तो ये आपका हो गया 2v cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो योर आंसर विल बी 2v साइन थीटा। कम से कम कैलकुलेशन में अगर क्वेश्चन करना था तो ये ऐसे हो सकता है। अदरवाइज सारे वेक्टर्स लिखो, फिर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, एंड इट विल टेक एटलीस्ट 1 फुल पेज। 2v साइन थीटा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना है आपको। हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर so that it appears half filled to the observer when viewed from the top of the container। आराम समझना, एक कंटेनर है जिसकी एक्चुअल हाइट 21 सेंटीमीटर है और इसको कोई व्यू कर रहा है ऊपर से। इस तरह से कोई व्यू कर रहा है इसको, एक्चुअल हाइट 21 सेंटीमीटर। अभी कह रहे हैं इसमें कितना हम पानी भर दें, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, ताकि ये देखने वाले को, ऊपर से देखने वाले को आधा खाली और आधा भरा नजर आए। ठीक, आधा खाली तो मान लिया मैंने, इसको किसी हाइट x तक भर दिया, किसी हाइट x तक भर दिया, तो जो खाली हिस्सा नजर आने वाला है वो कितना होगा, वो होगा 21 माइनस x, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। तो खाली हिस्सा तो इसको 21 माइनस एक्स ही नजर आएगा, क्योंकि जिस मीडियम में खाली हिस्से में एयर है और देखने वाला भी एयर में ही है, इसका मतलब ये तो उसको एक्चुअल डिस्टेंस ही नजर आएगी। लेकिन ये जो डिस्टेंस जो भरा हुआ हिस्सा एक्स है, एक्चुअल में ये एक्स है, लेकिन उसको एक्स नजर नहीं आएगा, उसको कितना नजर आएगा 1 इंटू एक्स अपॉन 4/3। तो जो उसको नजर आ रहा है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो खाली हिस्सा कितना नजर आएगा 21 माइनस एक्स, और भरा हिस्सा कितना नजर आने वाला है उसको, तो 1 जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑब्जर्व होता है वो, इनटू हम सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये जो थिकनेस x है वो उसको कितना नजर आने वाली, तो 1 इंटू एक्स अपॉन 4/3। ये डेप्थ वो है जो उसको खाली हिस्से की नजर आएगी, अपीयर होगी, और ये वो डेप्थ है जो उसको भरे हिस्से की नजर आएगी, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x/4। इस x को इधर ले आएंगे तो 21 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7x/4। 7 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो x जो आ गया वो आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। यानी 12 सेंटीमीटर ये भरा होगा तो ये 9 सेंटीमीटर खाली होगा। तो खाली वाला हिस्सा तो उसको 9 सेंटीमीटर ही दिखेगा, लेकिन जो 12 सेंटीमीटर भरा हुआ हिस्सा है वो उसको 12 नहीं दिखेगा, वो सिर्फ कितना दिखेगा 9 सेंटीमीटर। क्लियर। ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस। इक्विकॉन्वेक्स लेंस समझ में आ रहा है, दोनों तरफ से सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से होगा कुछ। ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस होगी। ऑप्टिक एक्सिस जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस है। अब कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर -40 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के हैं, -40, 1, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ होगा। ये डिस्टेंस की ये कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। और अब इसमें ये नहीं बताया कि ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन लेंस का सेंटर भी हो सकता है, लेंस के सेंटर के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि वही पूछ रहे हैं कि लेंस लोकेटेड कहाँ है। तो कौन सी डिस्टेंस 40 होगी वो हमें पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, और इमेज कहाँ लाई कर रही है 50, -2, तो इमेज कहीं यहाँ लाई कर रही होगी।
इस तरह से, ठीक। 50 कौन सी डिस्टेंस है वो पता नहीं, लेकिन ये पक्का पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। -2 का मतलब नीचे की तरफ है, ठीक, 2 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल सेपरेशन कितना है, तो 40 और 50 90 सेंटीमीटर है टोटल सेपरेशन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। ओरिजिन कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन कितना है, 90 सेंटीमीटर। क्लियर। तो लेंस की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं तो आराम से समझना है आपको। इसमें यहाँ से साफ पता लग रहा है कि इमेज जो है वो, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो इमेज 2 सेंटीमीटर लेंथ की बन रही है। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस डबल होगी। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है लेंस से, तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो 2x होगी, तभी इमेज का साइज डबल होगा। और इन दोनों का सम 3x किसके बराबर होगा, 90। तो तुरंत पता लग गया यहाँ से x कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। यानी जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर दूर होगा और इमेज से 60 सेंटीमीटर दूर होगा। तो ओरिजिन कहाँ लाई किया, तो ओरिजिन यहाँ लाई कर रहा होगा, ये होगा 0,0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से 40 सेंटीमीटर दूर है और लेंस से सिर्फ 30 सेंटीमीटर दूर है। तो ओरिजिन और लेंस के बीच का ये जो गैप होगा ये कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब लेंस की जो पोजीशन होगी वो x = -10 सेंटीमीटर होगी। सी पार्ट। आप इमेज से देखना चाहो तो इमेज से भी देख सकते हो। इमेज जो है वो ओरिजिन से 50 सेंटीमीटर दूर है और लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका मतलब लेंस ओरिजिन से भी 10 सेंटीमीटर पीछे ही होगा। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए वेव फ्रंट AB। ये AB एक वेव फ्रंट है विच passes फ्रॉम एयर टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड प्रोड्यूसेस ए न्यू वेव फ्रंट CD। और दूसरा वेव फ्रंट CD है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। और आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पूछा है, ये एयर है ये मीडियम है, ठीक। तो आराम समझना है, जो रे की डायरेक्शन होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये अगर वेव फ्रंट है तो इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आई होगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, इस तरह से ये होगी इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, तो यहाँ क्या खींचेगा, ये बन जाएगा ऑप्टिकल नॉर्मल। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो, तो आराम समझना, ये θ1 है, ये 90 है, ये 90 - θ1 होगा, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया θ1। क्लियर, ये इंसिडेंट रे। अब जरा रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बात करते हैं। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। तो उसके वेव परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ये लाइन जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। ये क्या बनेगा, ऑप्टिकल नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो आराम समझना कैसे करेंगे इसको। तो ये एंगल है 90, ठीक, ये एंगल है θ3। तो ये बना 90 - θ3, तो ये जो एंगल होगा वो θ3 हो जाएगा आपका, ठीक। ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, θ3। अब आप स्नेल्स लॉ लगा लो, 1 sin θ1 = म्यू sin θ3। तो म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया आपका sin θ1 / sin θ3। So your answer will be C part.